नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लोक प्रशासन की क्लास में। तो पिछले क्लास में हमने एल्टन मायो को काफी हद तक स्टार्ट करके थोड़ा सा ब्रीफली उनके बारे में हमने पढ़ाई किया था, है ना। आज के क्लास में हम क्या करेंगे, उनके जो एक्सपेरिमेंट हैं उस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर एल्टन मायो को समझना है आपको तो उनके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उस पे आपका कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए। तो डायरेक्टली शुरू करते हैं, है ना। तो एल्टन मायो के बेसिकली 4 एक्सपेरिमेंट माने जाते हैं। कितने? 4। फर्स्ट को हम कहते हैं फर्स्ट इंक्वायरी, उसका नाम ही है फर्स्ट इंक्वायरी। जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है जिसके लिए एल्टन मायो जाने जाते हैं और बहुत फेमस है, उसका नाम है हॉथॉर्न स्टडीज, ठीक है। और जो तीसरा एक्सपेरिमेंट है जिसके लिए ये जाने जाते हैं वो है एब्सेंटिज्म इन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री। और तीनों में आप देखेंगे जो लगभग एल्टन मायो का कंक्लूजन है वो लगभग सेम ही है, ठीक है। लगभग सेम है, कोई बहुत अलग आपको कंक्लूजन जो है वो देखने को नहीं मिलता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम डायरेक्ट इस एक्सपेरिमेंट से जो सबसे ज्यादा फेमस है एल्टन मायो के नाम से, हॉथॉर्न स्टडीज, है ना। और ये जो है करीब 10 साल किया गया, 1924 से लेके 1932 तक, है ना। ये जो स्टडी है असल में ये पढ़ी गई पूरे लगभग 10 साल में, 1924 से 1932 तक, ठीक है। और ये एक लैंडमार्क एक्सपेरिमेंट कहा जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी के एस्पेक्ट में, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ किया गया? एक वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी थी ना, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी शिकागो में, ठीक है। वहां पे ये एक्सपेरिमेंट जो है वो किया गया, ठीक है। अच्छा, इसमें जो फोकस था बेसिकली 2 पार्ट पे था। फोकस जो एक्सपेरिमेंट का था वो अगर आप देखेंगे तो जनरली 2 पार्ट पे था, है ना। पहला किस पे फोकस था? पहला इस पे था इल्यूमिनेशन और इफिशियंसी का क्या रिलेशन है। एक तरफ इल्यूमिनेशन मतलब लाइट, इल्यूमिनेशन और इफिशियंसी का क्या रिलेशन है, और अगर कोई रिलेशन है तो कैसे रिलेशन बन रहा है, ठीक है। ये फोकस इस एक्सपेरिमेंट का था, बहुत फेमस नाम है ये, है ना। और एल्टन मायो मैंने आपको पहले ही बताया क्लिनिकल मेथड एडॉप्ट करते हैं, क्योंकि इनका जो मेथड है स्टडी करने का हर एक्सपेरिमेंट का बहुत फेमस नाम है क्लिनिकल मेथड। और क्लिनिकल मेथड जब हम कहते हैं तो उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट आ जाते हैं, जैसे इंपिरिकल मेथड हो गया, साइकोलॉजिकल मेथड हो गया, फिजियोलॉजिकल मेथड हो गया, ठीक है। इस वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में प्रॉब्लम ये थी कि ये बहुत घाटे में जा रही थी। किस में जा रही थी? घाटे में, ठीक है। तो बहुत ट्राई किया गया कि कंपनी कैसे भी प्रॉफिट में आ जाए, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो लास्ट में इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट किया और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एल्टन मायो को भेजा ये स्टडी करने के लिए, ठीक है। इस फैक्ट्री में जो प्रॉब्लम है उसको स्टडी करके उसके इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए, है ना। अब मायो जब आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो रेस्ट पीरियड का कॉन्सेप्ट देते हैं। किसका कॉन्सेप्ट देते हैं? रेस्ट पीरियड का। और दिन भर में वो कहते हैं 10-10 मिनट का 4 बार रेस्ट कॉन्सेप्ट रहेगा। मतलब जैसे मान लीजिए 2 घंटे काम हुआ, फिर 10 मिनट का रेस्ट, फिर 2 घंटे काम हुआ, फिर 10 मिनट का रेस्ट, फिर 2 घंटे काम हुआ और फिर उसके बाद 10 मिनट का रेस्ट, ठीक है।
इसके करने से क्या हुआ, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में ये रेस्ट पीरियड से क्या हुआ, जो एक तो मोरल बढ़ गया लोगों का काम करने का, दूसरा जो इनएफिशिएंसी थी वो खत्म हो गई, है ना। जो इनएफिशिएंसी थी वो खत्म हो गई, मतलब जो इफिशियंसी थी वो बढ़ गई। मतलब जो ये डिपार्टमेंट जिसके वजह से कंपनी घाटे में जाना शुरू कर दी थी, अब वो धीरे धीरे खत्म होने लगा, वो धीरे धीरे फायदे की तरफ बढ़ने लगा। और यही नहीं, मायो ने तो बल्कि ये कहा, अगर इसके वजह से, है ना, मायो ने इतना कहा कि यही नहीं, अगर इस वजह से इफिशियंसी बढ़ जा रहा है तो आप बोनस दें। किसको बोनस दें? वर्कर्स को, है ना। और जो मैनेजमेंट था पहले तो वो इस आइडिया से डिसएग्री किया कि नहीं, बोनस की कोई जरूरत नहीं है। और मायो के जाने के बाद, चूंकि प्रॉब्लम तो लगभग सॉल्व ही हो गई थी, मायो के जाने के बाद होता क्या है ना, इन्होंने रेस्ट पीरियड भी हटा दिया। फिर कंपनी जो है वो डाउन जाने लगी। ठीक है, तो वापस से मायो का आइडिया री इंट्रोड्यूस करा दिया गया। ठीक है, इसमें क्रस्ट यही है। अगर आप सिंपली समझोगे तो इस एक्सपेरिमेंट का क्रस्ट यही है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं मायो, जो रेस्ट पीरियड जो मायो ने इसमें इंट्रोड्यूस किया, तो उसमें पहले तो इन्होंने प्रॉब्लम क्या पाया, है ना। तो दो प्रॉब्लम इनको इस कंपनी में दिखी, दो प्रॉब्लम, है ना, दो प्रॉब्लम इनको दिखी। पहली प्रॉब्लम थी नॉइज की, है ना। जब मशीन चलती थी तो उसकी आवाज बहुत आती थी, और आवाज इतनी ज्यादा आती थी कि जो वर्कर हैं वो एक दूसरे से बात नहीं कर पाते थे। और चूंकि बात नहीं कर पाते थे और लगातार काम करते थे, तो उससे क्या होता था, फटीग आता था। मतलब फटीग मतलब दिन भर काम करने के बाद थक जाते थे, है ना। दिन भर काम करने के बाद होता क्या था, जो वर्कर होते थे वो बहुत ज्यादा थके हुए होते थे, बहुत ज्यादा थक जाते थे। ठीक है, और आपने देखा ही कि मायो ने कैसे 10-10 मिनट का रेस्ट पीरियड इंट्रोड्यूस किया, है ना। जब रेस्ट पीरियड किया तो एक तो नॉइज खत्म, वो 10 मिनट में तो मशीन चलेगी नहीं। अब वो 10 मिनट में वर्कर करेंगे क्या, बात करेंगे एक दूसरे से, है ना। तो उससे कम्युनिकेशन बढ़ गया, ह्यूमन रिलेशन आप कह सकते हो। 10-10 मिनट के लिए थोड़ा सा ह्यूमन रिलेशन जो है उसका पर्सपेक्टिव आ जाता है इस फैक्ट्री में। और जब ये पर्सपेक्टिव आ जाता है तो धीरे धीरे इनएफिशिएंसी जो है वो खत्म हो गई। ये तो है पहला एक्सपेरिमेंट। अब हम आते हैं दूसरा एक्सपेरिमेंट, जिसको कहा जाता है फर्स्ट इंक्वायरी। क्या कहते हैं? फर्स्ट इंक्वायरी। अब यहां पे क्या है, जो प्रॉब्लम थी एक टेक्सटाइल मिल में थी, है ना। एक टेक्सटाइल मिल होता था फिलाडेल्फिया में, वहां पे प्रॉब्लम थी। कौन सी प्रॉब्लम? यही सेम जो पहले वाले में थी, है ना। और ये एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने 1923 में। ठीक है, टेक्सटाइल मिल में यही प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? एक डिपार्टमेंट होता था म्यूल स्पिनिंग। अब तो नहीं होता है, अब तो खैर मशीन ये सब काम करती हैं। म्यूल स्पिनिंग डिपार्टमेंट में मेजर प्रॉब्लम थी इनएफिशिएंसी की, है ना। बाकी जो सारे डिपार्टमेंट थे वो ठीक काम करते थे, सिर्फ इस डिपार्टमेंट में क्या था, बहुत मेजर प्रॉब्लम कंपनी को देखने को मिलता था। ठीक है, तो इन्होंने सब किया, है ना, सब कुछ ट्राई करके देखा, लेकिन काम कुछ ना आया। भाई लास्ट में फिर एल्टन मायो को बुलाया गया और एल्टन मायो ने दो चीज किया। ठीक है, दो चीज किया। एल्टन मायो ने दो चीज किया जिसे हम द ग्रेट एल्यूमिनेशन कहते हैं। द ग्रेट एल्यूमिनेशन। इन्होंने क्या किया, दो ग्रुप बनाया।
इन्होंने क्या किया, दो ग्रुप बनाया, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। किसके लिए? एक्सपेरिमेंट के लिए। और दोनों को पता था, दोनों ग्रुप को पता था कि यार एक्सपेरिमेंट हो रहा है ना। जो पहले ग्रुप था उसमें 6 फीमेल वर्कर, मतलब 6 महिला, इनको रखा गया। और जो दूसरा था उनमें भी 6 फीमेल वर्कर। ठीक है। और पहले को बोला गया कंट्रोल ग्रुप और दूसरे को बोला गया क्या? टेस्ट ग्रुप। पहले को बोला गया कंट्रोल ग्रुप और दूसरे को बोला गया, सॉरी, पहले को बोला गया कंट्रोल ग्रुप और दूसरे को बोला गया कंट्रोल ग्रुप। अच्छा, जो कंट्रोल ग्रुप था, देखिए एलिमिनेशन का मतलब लाइट है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो एक लाइट आपको दिख रहा होगा ये, तो इनका क्या है ना, ये जिस कंडीशन में काम कर रही थी, लाइट को कांस्टेंट रखा गया है ना। जो लाइटिंग थी उसे कांस्टेंट रखा गया। ठीक है। जो टेस्ट ग्रुप था, लाइट को जो है पहले तो बढ़ाया गया, उसके बाद घटाया गया। बढ़ाया गया मतलब ब्राइट। ठीक है। अब ये एक चीज देखने को मिला, ये एक बहुत यूनिक चीज आपको यहां देखने को मिलेगा। चाहे लाइट कांस्टेंट हो, चाहे लाइट बढ़ाया गया हो या घटाया गया हो, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ गई। ठीक है। जो प्रोडक्टिविटी है संगठन की वो क्या हुई? बढ़ गई। ठीक है। तो यहां से, और याद रखिएगा, दोनों ग्रुप को पहले से ही पता था कि यार एक्सपेरिमेंट हो रहा है ना। तो एक तो यहां से ये कहा जा सकता है कि फिजिकल एस्पेक्ट, मतलब ये जो लाइट वाला एस्पेक्ट है, फिजिकल एस्पेक्ट, ये एक लिमिट तक ही इंपॉर्टेंस है, एक लिमिट तक ही इसका महत्व है। एक लिमिट के बाद फिजिकल एस्पेक्ट न होके कोई और एस्पेक्ट है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है किसी संगठन को चलने में या प्रोडक्टिविटी या इफिशियंसी लाने में। ठीक है। इसी तरह इसके पहले वाला जो एक्सपेरिमेंट था उसमें भी आपने देखा, जो 10-10 मिनट का वो किया गया, ब्रेक दिया गया, उसमें एक दूसरे से लोगों ने क्या किया? कम्युनिकेशन किया, है ना। इससे प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ गई। तीसरे को बोलते हैं रिले असेंबली टेस्ट रूम। ठीक है। रिले असेंबली टेस्ट रूम। देखिए, रिले असेंबली टेस्ट सेम टू सेम ग्रेट इल्यूमिनेशन की ही तरह है कि दो ग्रुप बनाया गया, एक का लाइट कम से ज्यादा, ज्यादा से कम, और एक कंट्रोल ग्रुप जो कांस्टेंट है ना, जो कांस्टेंटली, ठीक है, लाइट जो है वो कांस्टेंट थी। इसमें क्या किया गया? कुछ चेंज किया गया, कुछ ऐसा चेंज किया गया वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि अगर हम थोड़ा बहुत चेंज कर दें कम्युनिकेशन के फॉर्म में तो प्रोडक्टिविटी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है। तो पहला क्या किया गया, जो सुपरवाइजर था वो थोड़ा फ्रेंडली था, मतलब फ्रेंडली सुपरविजन। ठीक है। ये पहली चीज की गई यहां पे। दूसरा, जो जैसे मान लीजिए इस ग्रेट इल्यूमिनेशन में 8 घंटे काम करने को कहा जाता था, यहां 6 घंटे बोला जाता था, है ना। इसे हम कहते हैं शॉर्टर वर्किंग आवर्स। ठीक है। तीसरा, यहां पे क्या किया गया? थोड़ी सी सैलरी भी बढ़ा दी गई, है ना। और चौथा, इनको पूरी कम्युनिकेशन करने की छूट थी, एक दूसरे से बात करें, कोई कुछ नहीं बोलेगा, मतलब फ्री इंटरैक्शन। among people। ये 4 चीजें
यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई और इनके बाद देखा गया कि जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत तेज बढ़ी, प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत तेज बढ़ गई। ठीक है, इसी को हम कहते हैं रिले असेंबली टेस्ट रूम। ठीक है, और मायो ये सोच रहे थे कि यार फिजिकल से ज्यादा कहीं ना कहीं ह्यूमन रिलेशन का एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे आप ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये सब ह्यूमन रिलेशन के एस्पेक्ट हैं, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ह्यूमन एटीट्यूड एंड सेंटिमेंट। ये सर्वे था, इसे आप ये नहीं कह सकते हो कि कोई एक्सपेरिमेंट था। इसमें 21,126 वर्कर्स से इंटरव्यू लिया गया और करना कुछ नहीं था, करना ये था कि उनको बुला के बहुत फ्रीली उनसे पूछा जाता था कि भाई आप बताओ क्या प्रॉब्लम है ना। इस आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, जो आपका जॉब है उसमें कोई प्रॉब्लम चल रही हो, आप बहुत फ्रीली हर चीज आप हमें बताओ। और ये लोग बताते भी थे, है ना। और जो इंटरव्यू लेने वाला था वो चुपचाप ध्यान से सुनता था और उसका कोई दूसरा काम नहीं था, वो चुपचाप बस ध्यान से सुनता था, है ना। तो उन्होंने पाया कि जो प्रोडक्टिविटी है वो फैक्ट्री में आपके इंक्रीज कर गई सिर्फ बात करने से। ठीक है, जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ गई सिर्फ बात करने से। और मायो इसी को कहते हैं, कहते हैं इसे वेंटिलेशन थेरेपी। ठीक है, जो एल्टन मायो है ये क्या कहते हैं इसको, वेंटिलेशन थेरेपी। ठीक है, क्योंकि मायो खुद एक बहुत बड़े एक्सपर्ट थे, याद है ना, वर्ल्ड वॉर 1 में सेल शॉक ट्रीटमेंट के लिए ये बहुत फेमस थे। ठीक है, और चौथा जो एक्सपेरिमेंट है वो बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट कहा जाता है ना। बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद में एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, है ना, देख लेते हैं बैंक वायरिंग भी, है ना। बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट भी देख लेते हैं। ठीक है, बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट में, है ना, बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट इसलिए किया गया, है ना, अगर जो कंडीशन पहले वाले एक्सपेरिमेंट में थे, कंडीशंस इन प्रीवियस एक्सपेरिमेंट, ठीक है, अगर उन्हें बदल दिया जाए, प्रीवियस मतलब रिले असेंबली टेस्ट, है ना, ग्रेट इल्यूमिनेशन और आपके जो हाउथार्ने, ये सब के अगर कंडीशन बदल दिया जाए तो क्या कंक्लूजन जो है वो अलग होगा कि वही होगा। ठीक है, और ये थोड़ा पार्टिसिपेटिव रिसर्च था। इसमें क्या करना था, इसमें सोल्डरिंग करनी थी, है ना, सोल्डरिंग करनी थी। तो हुआ क्या, इस एक्सपेरिमेंट में एल्टन मायो को एक बड़ा यूनिक चीज मिला। एक एक्सपेरिमेंट से एक क्या करना था, सोल्डरिंग करना था, ये लिख लीजिए आप, है ना। तो उन्होंने पाया, एल्टन मायो ने पाया, इस इनफॉर्मल ग्रुप यहां पे उनको मिला, है ना। इनफॉर्मल ग्रुप मतलब जो संगठन है, जो वर्कर हैं, वो अपने आप में एक काइंड बाइंडिंग, मान लीजिए 8 लोग काम कर रहे हैं तो 8 मिलके अपने में एग्रीमेंट कर लेंगे, है ना। और वो इनफॉर्मल ग्रुप को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं रेट बस्टर, एक को कहते हैं चिसलर, और एक को कहते हैं क्या, स्क्विलर। ठीक है, रेट बस्टर वो है, जैसे मान लीजिए 8 आज के डेट में अगर मान लीजिए 8 सोल्डरिंग करनी है, मान लीजिए कोई 10 किया,
मतलब जो रेट हमने बनाया था, जो फिक्स था, उससे ज्यादा किसी ने किया तो उसे हम कहते हैं कि वो क्या है, रेट बस्टर है। चीसलर वो है, वो जो 8 जो मिल के तय किए हैं कि यार 8 ही बनाना है आज, और मान लीजिए कोई 5 बनाया, मतलब कम बनाया टारगेट से, वो चीसलर है। और स्क्विलर वो है जो ये सब बात जो अपने में तय हुआ है कि यार आज कितना काम करना है, ये रिपोर्ट कर दे किसको, सुपीरियर को, रिपोर्ट्स टू सुपीरियर। उसको हम क्या कहते हैं, स्क्विलर, है ना, स्क्विलर। अच्छा, एक चीज आप समझो, तो मायो क्या कहना चाह रहे हैं यहां से, ये कहते हैं मैंने जितना एक्सपेरिमेंट करते किया है अभी तक, उन सब में कहीं ना कहीं इनको इनफॉर्मल ग्रुप मतलब जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वो अपने में मिलके एक सब कुछ तय कर लेते हैं पहले ही। मैनेजमेंट वाला क्या बोल रहा है, मतलब सुपीरियर क्या बोल रहा है, उसका बहुत फर्क नहीं पड़ता। आप सोचो कितनी रिवोल्यूशनरी बात है। जो टेलर हैं, टेलर से आप देखोगे हर एक क्लासिकल थिंकर ये बोलता है, हर एक क्लासिकल थिंकर ये बोलता है कि जो ऊपर बैठा मैनेजर है वो हर चीज तय करता है, लेकिन एल्टन मायो कहते हैं ऐसा तो नहीं है, जो ऊपर बैठा है वो तय नहीं करता है तय, बल्कि ये जो काम कर रहे हैं ये आपस में ग्रुप बना लेते हैं और ये लोग आपस में तय करते हैं कि आज कितना काम करना है, कितना नहीं करना है। ठीक है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंक्लूजन है, बहुत रिवोल्यूशनरी। क्योंकि अभी तक ये माना जाता था कि आदमी जो है, आदमी अपने लिए काम करता है, मतलब आदमी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करता है, मनी के लिए काम करता है, तो सिर्फ अपने बारे में सोचता है ना, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको, ठीक है, ट्राइबल हाइपोथेसिस कहा जाता है। बहुत फेमस, ये कभी कभी आपके क्वेश्चन में आएगा, जिसको रेबल हाइपोथेसिस कहते हैं। मायो ने इसे रिजेक्ट करते हुए, है ना, सॉरी, इसे हर्ड हाइपोथेसिस कहा जाता है। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया, है ना, कि ह्यूमन जो है वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए काम करता है ना, और किसी की नहीं सुनता है। इसे हार्ड हाइपोथेसिस कहते हैं। इसे रिजेक्ट करके इन्होंने दिया रेबल हाइपोथेसिस। रेबल हाइपोथेसिस मतलब कुछ नहीं, ह्यूमन रिलेशन। ठीक है, ह्यूमन रिलेशन थियरी, इसकी इन्होंने डिस्कवरी की, है ना। एक और एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था अराउंड 1944 में। वो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में। ठीक है, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में भाई एक एयरक्राफ्ट कंपनी थी, घाटे में चल रही थी। एल्टन मायो से पूछा गया कि भाई आप करो, कुछ सोल्यूशन दीजिए आप। तो इन्होंने सिंपली जो संगठन में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन था उसको महत्व दिया। ठीक है, जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन था उसको महत्व दिया, और उसको जैसे ही महत्व दिया क्या हुआ, जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ गई। जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ गई। तो एल्टन मायो जो है ये कंप्लीटली अब कन्विंस्ड हो गए कि संगठन को चलाने के लिए क्लासिकल थिंकर जो बोलते थे वो सही नहीं है, बल्कि एक संगठन को चलाने के लिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा जरूरी होता है। और ये जरूरी है कि आप अगर
आपको इफिशियंसी बढ़ानी है तो आप बात करो किससे? आप बात करो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसे बनता है? वो जो काम कर रहे हैं वो आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भैया आज हमें इतना काम करना है या इस महीने हमें इतना काम करना है। ठीक है, अब हम आते हैं, ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा सा कंक्लूजन पे। देखिए अभी तक क्या होता था, ये एक क्या है, मान लीजिए संगठन है, ठीक है, और संगठन कैसे बनता है? मैन मशीन मेथड। ठीक है, एल्टन मायो ने क्या किया, संगठन जो है, ये जो मेन है, ठीक है, जो ये माना जाता था कि ये इसका एक कंपोनेंट है, यहां से इसको यहां लाके खड़ा कर दिया। मतलब संगठन कैसे उसमें काम कर रहे ह्यूमन जो है उनको इम्पैक्ट करता है, और ह्यूमन जो है वो कैसे संगठन को इम्पैक्ट करते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा रोल मायो ने दिया उसका नाम है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब न तो संगठन जैसा चाहता है वैसा होता है, न तो कोई इंडिविजुअल जो ह्यूमन है वो जैसा चाहता है वैसा भी नहीं होता है, बल्कि होता या चलती उसकी है थर्ड कंपोनेंट की, दोनों के एग्रीमेंट के बीच से चलता है। और उस एग्रीमेंट का नाम है क्या? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और इसी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं ह्यूमन रिलेशन। इसी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं क्या? ह्यूमन रिलेशन। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं थोड़ा सा क्रिटिसिज्म। पहले क्रिटिसिज्म और उसके बाद मायो का जो आइडिया है उसे हम कर लेंगे समराइज। ठीक है, अच्छा, मायो की जो थियरी है वो असल में पहले तो क्रिटिसाइज की जाती है पीपल विदाउट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इन्होंने इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की डिस्कवरी तो कर दी, जो एक अच्छी बात है ना? ठीक है, इन्होंने डिस्कवरी कर दी, लेकिन जो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है क्लासिकल थिंकर्स के, उसे आप एकदम नहीं हटा सकते, वो भी जरूरी हैं। ठीक है, यहीं से निकलता हुआ इन्होंने जो स्ट्रक्चरल फैक्टर है उसे नेग्लेक्ट किया। नेग्लेक्टेड स्ट्रक्चरल फैक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, प्रिंसिपल जो हायरार्की, देखिए हायरार्की तो रहेगी ना, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, मैनेजर। ठीक है, देखिए ये कहते हैं कि लोग सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करते, रैदर ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, ऐसा एल्टन मायो कहते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे अगर आप लोअर लेवल पे जाएं, जैसे डेली वेज लेबर जो है ना, वो जो है आपको दिखेगा, है ना? अगर कोई लेबर जो है, अगर वो 100 रुपए डेली कमा रहा है तो उसके लिए जरूरी है वो 100 रुपए उसे रोज मिलता रहे। ठीक है, जरूरी है कि 100 रुपए उसे रोज मिलता रहे, नहीं तो वो क्यों काम करेगा। तो लोअर लेवल पे मायो की थियरी जो है वो बहुत लागू नहीं होती है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, ये एल्टन मायो को इसलिए भी क्रिटिसाइज किया जाता है कि इन्होंने ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है
इन्होंने इसकी डिस्कवरी की। अब ये आगे इनका ऐसा कहा जाता है कि इनका मतलब ये है कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है इंडस्ट्री वाली, ये पैसा न देके क्या करे, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लॉइट करे और एक्सप्लॉइट करके अपना काम निकाले। इससे एक्सप्लॉइटेशन जो है वो एक अनदर लेवल पे पहुंच जाता है। जो मार्क्सिस्ट स्कॉलर हैं, मार्क्सवादी जो स्कॉलर हैं, वो इन्हें इसीलिए कहते हैं काउ सोशियोलॉजिस्ट। कम से कम जो क्लासिकल थिंकर्स थे वो पैसे की बात करते थे, है ना, जितना काम ना पैसा। लेकिन जो एल्टन मायो हैं वो पैसे छोड़ के ये आ जाते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लॉइट करने के ऊपर, जो कि अपने आप में ही एक बड़ा प्रश्न है। ठीक है, तो ये तो हुआ इनका क्रिटिसिज्म। अब हम एल्टन मायो को थोड़ा सा हम इनके जो एक्सपेरिमेंट हैं या इनके जो कॉन्सेप्ट हैं इसको हम कर लेते हैं क्या, समराइज। लिखा ये फाइंडिंग्स कर लेते हैं हम समराइज। एल्टन मायो असल में, है ना, अगर इनको समरी में किया जाए तो क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला, प्रोडक्टिविटी के लिए, संगठन में प्रोडक्टिविटी के लिए सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी खोज इन्होंने पहली बार की थी। ठीक है, अच्छा देखिए, इसी से मिलता जुलता आपको एमपी फॉलेट का भी आइडिया मिलेगा, लेकिन आप याद रखिएगा एल्टन मायो ने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। इनके जो आइडियाज हैं वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड हैं, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। दूसरा, ये ह्यूमन जो है, एक मानव जो है, उसके वो कहते हैं ह्यूमन जो है वो मशीन नहीं है, वो भी सोचता है, समझता है और इनोवेट करने की पूरी कैपेसिटी रखता है। ठीक है, दूसरा ये। तीसरा, ये एक ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन डिग्निटी को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। ठीक है, ह्यूमन डिग्निटी हो गई या आप कह लीजिए रिस्पेक्ट हो गया। जो एल्टन मायो हैं वो कहते हैं कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो ये इनका जो आइडिया है ये एक समरी फॉर्म में है। अब हम आते हैं मायो वर्सेस टेलर। ठीक है, तो जो मायो हैं ये असल में किस कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देते हैं, सोशियो साइकोलॉजिकल या ह्यूमन रिलेशन, जो भी आप लिखना चाहो आप लिख सकते हैं। और उलट मायो इसके पैसे पे ज्यादा ध्यान, सॉरी टेलर जो है वो कहते हैं कि एक ह्यूमन जो है वो पैसे के लिए काम करता है। ठीक है, जो टेलर का आइडिया है वो बेसिकली मशीन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उलट इसके मायो का आइडिया ह्यूमन रिलेशन थियरी के नाम से बहुत फेमस है। ठीक है, जो मायो का फोकस है वो एक ह्यूमन मानवीय व्यवहार पर है या ह्यूमन बिहेवियर पर है। उलट इसके टेलर को आप देखेंगे तो इनका जो फोकस है वो साइंटिफिक एस्पेक्ट पे ज्यादा है। ठीक है, साइंटिफिक एस्पेक्ट पे ज्यादा है। ठीक है, और समरी अगर आपको चाहिए तो आप लिख लो, टेलर का जो आइडिया है वो रेबल हाइपोथेसिस। रेबल हाइपोथेसिस मतलब ये मनी एंड सेल्फ इंटरेस्ट। इसमें एक चीज और ऐड कर लीजिए, प्लस सेल्फ इंटरेस्ट, तो वो हो जाएगा रेबल हाइपोथेसिस। इसके उलट मायो का जो है उसे हम कहते हैं हर्ड हाइपोथेसिस।
ठीक है, लेकिन दोनों में सिमिलरिटी भी है। दोनों में सिमिलरिटी ये है कि दोनों का गोल जो था वो एक ही था। क्या था? किसी संगठन में इफिशियंसी अचीव करना। संगठन जो है ज्यादा से ज्यादा इफिशियंटली काम करे। और दोनों ने, अगर आप देखेंगे, दोनों का जो फोकस है वो लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। न तो ये मिड लेवल की बात करते हैं, न तो बहुत ऊपर की बात करते हैं। दोनों जो है वो मिड लेवल की बात करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट पे कि रिलेवेंस क्या है ह्यूमन रिलेशन थियरी का या एल्टन मायो का। बहुत बार आपके एग्जाम में ये चीज हुबहू क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ ली जाती है। ठीक है, तो पहले तो ये एक ह्यूमन रिलेशन का जो कॉन्सेप्ट या ह्यूमन रिसोर्स का जो, देखिए ह्यूमन जो है ना, पहले एक एंटिटी समझा जाता था अलग से, है ना, कि यार ये पैसे दो, इनसे काम कराओ, बहुत इनकी वैल्यू नहीं होती थी। एल्टन मायो पहले आदमी हैं जो ह्यूमन रिसोर्स का कॉन्सेप्ट देते हैं। आगे चल के एचआर जो कंपनी में एक अलग डिपार्टमेंट बना, वो असल में यहीं से शुरू हुआ आपका एल्टन मायो के आइडिया से। और इसी से इन्फ्लुएंस होके आगे, है ना, आपको बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट मिलेगा, है ना, मोटिवेशनल स्कूल ऑफ थॉट मिलेगा। ठीक है, वो सब कोई अलग नहीं है, उनको आप देखेंगे सब के सब एल्टन मायो को ही बेस बनाते हैं। ठीक है, तो रेलिवेंस जो है एल्टन मायो का लगभग यही है। और एक तो इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री को इन्होंने थोड़ा सा ह्यूमनाइज्ड किया। क्या किया? ह्यूमनाइज्ड। ठीक है, और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद तो स्पेशली इनका बहुत ज्यादा रिलेवेंस है। इवन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी इनका बहुत रिलेवेंस है। और आज भी इनका रिलेवेंस है इनके आइडिया की वजह से, है ना। इनका इतना रिवोल्यूशनरी आइडिया है कि कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहां पे हमने एल्टन मायो को कर दिया है पूरा। अगला जो लेक्चर होगा वो हम स्टार्ट करेंगे एक नए थिंकर से, जिनका नाम है क्या? चेस्टर बर्नार्ड। चेस्टर बर्नार्ड जो हैं वो बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट के आते हैं। और बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट में बेसिकली दो ही थिंकर हैं, एक चेस्टर बर्नार्ड हो गए, एक हर्बर्ट साइमन हो गए। उन दोनों को पढ़ेंगे, उसके बाद हम आ जाएंगे फिर से आपके थीम 1 पे, जो जैसे वहां पे हम पढ़ेंगे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक चॉइस थ्योरी और तमाम सारे नए आइडिया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।